Hello everyone, welcome back to my channel that is Commerce Classes for 9 to 12th. आज मैं आपको बता देती हूँ हम क्या करने वाले हैं। आज हम बिजनेस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बिजनेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये जो सेशन हमारा रहेगा आज तो ये एक ही है, बट बिजनेस की टॉपिक को हम 4 सेशंस में कवर करेंगे। आज सिर्फ इतना हम कवर करेंगे कि बिजनेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फर्दर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, नेसेसिटी और ऑब्जेक्टिव, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बिजनेस के टाइप्स क्या है, कॉमर्स क्या है, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड कॉमर्स, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेशन से अगर हम आज स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बोल दिया 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा सेशन। ठीक है, बिजनेस एंड नॉट दिस सेशन, बट ये बिजनेस का टॉपिक 4 सेशंस में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो आज जितना हम कवर करेंगे उसको हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस होता क्या है। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है विच इज गिवन बाय एल.एच. हेने। ठीक है, ये डेफिनेशन एल.एच. हेने ने दी है और आप अपने एग्जाम्स में इसको लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, एज इट इज आप लिख सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो मीनिंग, और एक मीनिंग के अंदर एक पॉइंट आप दे सकते हो और डेफिनेशन, तो आपको एक्स्ट्रा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, देन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अपने वर्ड्स में तो आप सभी लिख सकते हैं, पर डेफिनेशन पे मेन फोकस कर लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेने, बिजनेस क्या है? अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फाइन, तो बिजनेस में क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा है, इस डेफिनेशन को हम ब्रेक करके पार्ट्स में समझते हैं कि बिजनेस होता क्या है। सबसे पहले इसमें लिखा है इन्होंने कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने ऑलरेडी आपसे, मेरा सबसे फर्स्ट सेशन है उसमें मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज पे ही पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। ह्यूमन एक्टिविटीज होती क्या है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनको डिस्क्राइब किया था मैंने आपसे। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी कि इसको कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, ह्यूमंस उसको क्यों करते हैं, उसके रीजंस मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, सो बिजनेस क्या है? ये ह्यूमन एक्टिविटी है, इसको ह्यूमन बींग करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, नॉट और रोबोट्स और एनिमल्स और एनीथिंग एनीवन एल्स, इसको ह्यूमंस ही करते हैं फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। दूसरा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इसी सेशन के स्टार्टिंग में कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लास्ट सेशन से मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर कोई भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होती है? जब उसमें हमें वेल्थ एक्वायर होती है, इनकम या प्रॉफिट अर्न होता है। तो वेल्थ का पॉइंट आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बिजनेस हमारी वो एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स या तो प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स सॉरी नॉट प्रोड्यूस, हम उसे सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। इट इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, इसमें प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग, या तो हम सेल कर रहे हैं या तो हम बाय कर रहे हैं, वेल्थ एक्वायर हो रही है इसमें। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? सिंपलर टर्म्स में आपको बताऊं, वो एक्टिविटी जहां हम गुड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और जिससे हमें प्रॉफिट मिल रही है, इनकम अर्न हो रही है, वेल्थ मिल रही है। ठीक है, वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको पार्ट में ब्रेक करके बता दी है। सिंपलर टर्म्स से बोलूँ तो बिजनेस वो एक्टिविटी है जहाँ पे हम गुड्स या तो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी रिटर्न में हमें एक प्राइस मिल रही है, वो प्राइस है हमारी इनकम। ठीक है, और वो प्राइस जब तक नहीं होगी तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैंने आपसे ये पहले ही क्लियर किया था। सो दिस वाज बिजनेस। ठीक है, डेफिनेशन ये मेंशन्ड है, ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप एज इट इज अपनी कॉपी में, अपने एग्जाम में आंसर में अगर आए कि व्हाट इज बिजनेस, इंक्लूड कर सकते हैं। अपने वर्ड्स में तो आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको उससे मार्क्स मिल जाते हैं, बट अगर डेफिनेशन ही चाहिए तो ये एल.एच. हेने की एक अच्छी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ दी हुई है, जिसको मैंने पार्ट्स में ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। और अगर आपको इसको याद रखना है, कहीं भूल जाते हो, तो पार्ट्स में ब्रेक करके आप याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो और फिर क्लब करके इसको वहां लिख सकते हो। अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दी हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। क्रिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ बनाना। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस बेसिकली 4 यूटिलिटी क्रिएट करता है। देखो, मार्केटिंग बेसिकली 4 यूटिलिटी होती है। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी और पोजेशन यूटिलिटी। तो बिजनेस इन 4 यूटिलिटीज को क्रिएट करता है। सबसे पहले अगर इनको डिस्क्राइब करके हम पढ़ें, अगर आपकी कन्वीनियंस के लिए आप चाहो तो इवन आई कैन राइट इट फॉर यू, बट आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, आपको क्लियर होगा। प्लेस,
टाइम, फॉर्म और पोजीशन। ठीक है, मैं लिख दूंगी आपकी कन्वीनियंस के लिए। चलो मैं एक कैरेक्टरिस्टिक को हटा दे रही हूँ, मैं वापस बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो, फर्स्ट इज प्लेस। आई थिंक ये इतना छोटा विजिबल नहीं होगा, मैं सिर्फ प्लेस लिख दे रही हूँ। प्लेस, देन देयर इज टाइम, फिर है फॉर्म और फिर है पोजीशन। ठीक है, तो इन 4 यूटिलिटीज को क्रिएट करने का काम करता है बिजनेस। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्लेस यूटिलिटी पे। प्लेस यूटिलिटी क्या होती है? देखो, बिजनेस में देखो, बिजनेस में क्या होता है, फैक्ट्री में सामान बनता है, फिर क्या होता है, फैक्ट्री में सामान बनता है, वेयर हाउस में रखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर उन्होंने लैक्स ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं तो उसी के उसी दिन वो बिक जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। वो स्टोर करके रखते हैं और एज एंड व्हेन जहाँ जिस कस्टमर को उसकी नीड होती है या जिस रिटेलर को उसकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ वो थोड़े थोड़े करके बेच दिए जाते हैं। तो क्या होता है, सरप्लस में बहुत सारे गुड्स यहाँ इकट्ठे रखे हैं, जब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम थोड़े थोड़े करके, अच्छा वहाँ 10,000 की गुड्स की जरूरत है, हमने भेज दिए, 1 लाख क्रिएट किए, 10,000 की वहाँ उस शहर में रिक्वायरमेंट है, भेज दिए, 10 लाख की इस एरिया में 10,000 के इस एरिया में रिक्वायरमेंट हमने भेज दिए। तो यानी कि हम सरप्लस गुड्स एक जगह रखते हैं और जहाँ पे जब जरूरत पड़ती है हम उसे वहाँ भेज देते हैं, इसीलिए इसी को हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, तो बिजनेस क्या करता है, स्पेस यूटिलिटी को फुलफिल करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ गुड्स सरप्लस में अवेलेबल है, मतलब सरप्लस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, वहां से वो पहुंचाता है गुड्स को, कहाँ, जहाँ पे गुड्स नहीं अवेलेबल है, जहाँ पे उनकी स्केर्सिटी है। ओके, तो ये है प्लेस यूटिलिटी। फिर आ जाते हैं टाइम यूटिलिटी में। टाइम कैसे ही होता है, देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा गुड्स लाख में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैक्ट्री में क्रिएटेड है, आपने उसको स्टोर करके रखा है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे गुड्स की रिक्वायरमेंट आज ही हो जाएगी, हर एक कस्टमर को, हर एक रिटेलर को आज ही रिक्वायरमेंट हो जाएगी। हो सकता है आज हो सकता है किसी को हफ्ते भर बाद हो सकता है किसी को महीने भर बाद या साल भर बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो बिजनेस टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करता है, बिजनेस गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद अपने पास स्टोर करके रखता है और एज एंड व्हेन फ्यूचर में जहां उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहां पहुंचा देता है। ठीक है, इसे ही हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनको पूरा करता है। फिर आते हैं फॉर्म यूटिलिटी पे। अब फॉर्म यूटिलिटी बिजनेस की क्या होती है? फॉर्म यूटिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होता है, तो जैसे हम ये कहेंगे कि जैसे कस्टमर को नीड पता करता है बिजनेस, कि कस्टमर को क्या नीड है, बेसिकली क्या चाहिए बिजनेस में, सॉरी बिजनेस कह रही हूँ, प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, तो कस्टमर की जो नीड है, बेसिकली कस्टमर की जो नीड है बिजनेस उसे पूरा करता है। उसे कैसे पूरा करता है, वो एक मार्केटिंग टीम अपॉइंट करता है और सब पता करवाता है कि बिजनेस की भाई कस्टमर की क्या नीड है। कुछ कस्टमर्स को चाहिए होता है कि हमें वही प्रोडक्ट कम दाम में चाहिए तो हम खरीद लेंगे, मिलेगा, हमारी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, कम दाम में मिलेगा तो हम ले लेंगे। कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि भाई इस कंपनी के पास ये प्रोडक्ट एक ही है, चॉइसेस नहीं है हमारे पास, अगर बहुत सारी डिजाइन या चॉइसेस होती तो हम उसमें से चूज करके लेते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता कि हमें हाँ एक अच्छी चॉइस करी है। तो बिजनेस का क्या काम है, कस्टमर की नीड्स को पता लगाना कि क्या नीड्स है और उनको फुलफिल करना। ठीक है, कोई भी सिर्फ गुड्स ही नहीं, प्रोडक्ट्स भी या सर्विसेज भी हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो फॉर्म यूटिलिटी बिजनेस, फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्म यूटिलिटी बिजनेस कैसे क्रिएट करता है, वो पता लगाता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को चाहिए और उसकी नीड को हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म यूटिलिटी के अंदर आ गया। लास्ट यूटिलिटी होती है हमारी पोजीशन यूटिलिटी। कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज चाहिए होता है, पर वो क्या कितनी आसानी से वो गुड या सर्विस को एक्वायर कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, ये पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें कार खरीदनी है, कार कोई ऐसा तो है नहीं कि 10 रुपए की मिल जाती है, लाख्स रुपीज कॉल्स करती है और मीन्स हाई टू हाई रेंज पहुंचता जाता है। बट एक कॉमन मिडलमैन पर्सन जो होगा, जो मिडलमैन पर्सन होगा, वो ऑफकोर्स 4 to 5 lakhs की कार अफोर्ड कर सकता है, उसमें भी वो हो सकता है कि ना अफोर्ड कर पाए, तो वो क्या करता है, उसको कंपनी ने क्या किया कि वो खरीद पाए, उसके लिए उसने ईएमआई का सिस्टम निकाला, लोन का सिस्टम निकाल दिया कि आप उस प्रोडक्ट को
एक्वायर कर पाओ। ठीक है, तो यही है हमारी पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब क्या होता है इस वर्ड का, आपको पता है? पोजेशन कि आप उसको ओन कैसे कर सकते हो, आप उसके ओनर कैसे बन सकते हो। कोई चीज़ आपके पास है, ये मानकर मेरा है, मैं इसको पोजेस करती हूँ, ये मैं इसकी ओनर हूँ। ठीक है, तो बिजनेस का क्या काम है, कस्टमर्स, वो ये भी सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाता, पर वो ये भी देखता है कि कस्टमर्स उसको इजीली एक्वायर कर पाए, खरीद पाए। ठीक है, तो उसके लिए वो कोई ईएमआई का ऑप्शन, कोई या लोन का ऑप्शन, या कोई और ऑप्शन ऐसा डेवलप करता है कि कस्टमर उसको खरीद पाए। अब तो बहुत ऑप्शन है, हम कहते हैं क्रेडिट पे ले लो, डेबिट पे ले लो। ठीक है, फिर हमें डाउन पेमेंट कर दो, बाकी पेमेंट बाद में कर देना, कर दो, तो कस्टमर उसको एक्वायर कर पाए, उसकी नीड पे, उसकी नीड पूरी हो पाए, उसके लिए हम बहुत सारी ऑप्शंस रखते हैं। ठीक है, पोजेस कर पाए जिससे वो। सो ये हो गई पोजेशन यूटिलिटीज के अंदर आती है, इसका मीनिंग ये हो जाता है। अब और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो गई डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने यहाँ से मिटा दी थी, उसकी जगह मैंने ये 4 यूटिलिटीज लिखी हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को मैं यहाँ वापस लिख देती हूँ, आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, ये मैंने मिटा दी थी, इसको मैं वापस लिख दे रही हूँ। ठीक है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ स्पेस नहीं दी, मैंने यहाँ लिख दिया है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज डिस्कस कर लेते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब हो गया, बिजनेस जो है सिर्फ गुड्स में ही नहीं बल्कि सर्विसेज में भी डील करता है। अब गुड्स का क्या होता है कि गुड्स खाली वो गुड्स नहीं है जो आप यूज करते हैं, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स नहीं बल्कि प्रोड्यूसर गुड्स में भी डील करता है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो एंड कंज्यूमर यानी कि हम और आप यूज करते हैं। हमें ब्रेड चाहिए, हमें चावल चाहिए, हमें चीनी चाहिए घर पे, और हमें मार्कर चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए जो हम यूज करते हैं। ठीक है, हमें कोई सूटकेस चाहिए, हमें मीरा चाहिए, तो ये सब हम यूज करते हैं, हमारे यूज में आते हैं। ठीक है, हम एंड कंज्यूमर्स हैं। तो कुछ बिजनेस जो होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स बनाते हैं जो हमें चाहिए, बट बिजनेस कुछ होते हैं जो ऐसे गुड्स बनाते हैं जो आगे और फैक्ट्री मैन को भी तो चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री हमने लगाई है, अब उसमें हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, हमें उसके लिए मशीन्स चाहिए ही चाहिए। कुछ मशीन्स चाहिए, कहाँ से आएंगी, वो भी तो कोई एक और फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही होगी। तो यानी कि गुड्स दो तरह के हो जाते हैं, एक जो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं हम और आप, और एक जो दूसरी फैक्ट्री यूज कर रही है, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो ये दोनों गुड्स प्रोड्यूस करते हैं बिजनेस। दूसरा, सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विसेज भी देते हैं, सर्विसेज भी बेचते हैं। कौन सी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, वेयर हाउसिंग की सर्विस। ठीक है, ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग की सर्विस। और ये सारी सर्विसेज मैंने आपसे अपने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करी थी, अगर आपको ध्यान हो नहीं है तो आप मेरा लास्ट सेशन देख सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत ही डिटेल में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिटेल में ये सारी एक्टिविटीज आपसे डिस्कस करी कि इनके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस खाली गुड्स ही नहीं बेचता या खरीदता है बल्कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स का मतलब है बिजनेस तब होगा, हम बिजनेस को तब कंसिडर करेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज जो हम कर रहे हैं बिजनेस है, जब वो रेगुलर में हम कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उसे रेगुलर में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार किया और हो गया। ठीक है, आपने घर में एक बार खाना कुक किया, आपने किसी को खिलाया, वो बिजनेस नहीं है, बट आपने वही खाना कुक किया, बार बार कुक किया और उसको किसी को बेचा आगे, और उसके रिटर्न में आपने उससे पैसे लिया, लाइक आपने रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिया, वो बिजनेस है। पहला वो काम जिससे आप कॉन्टिन्यूसली करें, बार बार रिपीटेडली करें। दूसरा, उसके रिटर्न में आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है या वेल्थ अर्न हो रही है। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए आपकी डीलिंग्स में, ये नहीं कि सिर्फ आपने चलो एक बार भी, सपोज एक बार भी आपने करके बेच दिया, दे दिया, नहीं, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए आपके काम में, तो वो बिजनेस के अंदर आएगा, उसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। प्रॉफिट मोटिव, ये बहुत इजी है। प्रॉफिट मोटिव यानी कि आपको इनकम अर्न होनी चाहिए, इनकम ये नहीं, और बिजनेस कोई भी बंदा लॉस में नहीं करता है। भाई हम पैसा लगा रहे हैं, सामान बेच रहे हैं और उससे हमें लॉस हो रहा है तो हम करेंगे क्यों। प्रॉफिट मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली यही होता है कि हमें प्रॉफिट हो, हम अच्छा पैसा कमाएं उससे। ठीक है, तो प्रॉफिट और अर्निंग वेल्थ का हमारा मोटिव रहता है बिजनेस में। फिर है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या हो जाता है, एलिमेंट, देखो कोई भी बिजनेस रिस्क से एक्सपोज तो रहता ही रहता है, रिस्क तो उसे रहता ही रहता है। कोई भी काम हम करते हैं बहुत अनसर्टेन होता है, स्पेशली बिजनेस। ठीक है, कैसे अनसर्टेन होता है, आप कोई क्लोथ का एग्जांपल लेते हैं। आज आपने कोई क्लोथिंग आपने बनाई, कोई लॉन्च करी नई मार्केट में, फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद फैशन चेंज हो गया, आपका ये क्लोथ जो आपने बनाया था उसको कोई लेने को तैयार नहीं है, क्या होगा, लॉस में जाएंगे आप। फिर आप जब तक नया प्रोडक्ट नहीं लेकर आते हैं, और उतना जितना आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिए थे गुड्स, उतने क्लोथ्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिए थे, वो अपने पास रखे हुए थे माल बेचने को, अब जब उसे कोई खरीद ही नहीं रहा, तो उन पे जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई उनको प्रोड्यूस करने में, वो भी लॉस है आपका, राइट।
सो एक अनसर्टिनिटी, जो अनसर्टिनिटी है बिजनेस में हमेशा रहती है, रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। और ये सिर्फ खाली जैसे कस्टमर की नीड्स या डिज़ाइन चेंज होने से नहीं, कोई अनसर्टिनिटी भी हो सकती है आपके साथ, लाइक आपकी शॉप या आपकी फैक्ट्री में थेफ्ट, फायर, ऐसा कुछ हो गया अगेन, या कोई नेचुरल कलामिटी कोई और आ गई, देयर इज एन अर्थक्वेक, बिल्डिंग गिर गई। सो एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है आपका। आपकी इनकम वहीं बंद हो गई भाई, बिल्डिंग गिर गई, फायर लग गई, वहीं इनकम बंद हो गई, पहले उसे तो फिर सही करो तब आगे कमाओगे आप। सो एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है हमारा, ठीक है। उस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, फायर इंश्योरेंस ले लिया हमने, ठीक है। इस तरह के और भी इंश्योरेंसेस होते हैं, या थेफ्ट से कोई इंश्योरेंस हमने ले लिया, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते इस रिस्क फैक्टर को हम बिजनेस में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक। वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्ट एज वेल एज साइंस। बिजनेस को आर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्किल की जरूरत होती है, कोई भी ऐसे बंदा नहीं कर सकता, इसमें स्किल, नॉलेज, ये सब रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको जब, तो इसे हम आर्ट कहते हैं, ठीक है। आर्ट इसलिए कहते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि इसमें स्किल्स हमें चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए हम इसे स्किल कहते हैं। अब हम इसे साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड लॉज। बिजनेस जो है हमारा कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज पे बेस्ड है। ये लॉज हमारी गवर्नमेंट से आते हैं, ऑफ कोर्स हम उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, लीगल लॉफुल बिजनेस करते हैं, उसके अगेंस्ट हम चल नहीं सकते। सो थोड़े से प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज पे ये बिजनेस फील्ड है, इसलिए हम इसे साइंस कंसिडर करते हैं, क्योंकि साइंस भी ऑफकोर्स प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड होती है, राइट। इसीलिए ये भी प्रिंसिपल्स और लॉज से बेस्ड है, इसलिए हम इसे भी एक साइंस कंसिडर करते हैं, ठीक। सो ये हमने डिस्कस करा बिजनेस का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। Now we are going to talk about the necessity of business, means why business is necessary. business क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए मेन 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दिए हैं। सो व्हेन यू राइट योर आंसर, जब आप अपना आंसर लिखेंगे, ये 5 पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वैलिड और सही है, एंड 5 पॉइंट्स की बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने कीवर्ड्स, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, एक हेडिंग्स, कीवर्ड्स, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इलाबोरेट आप अपने आप से कर सकते हैं, आपने स्टेटमेंट बना करके अपने आप से लिख सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्या होता है, सबसे पहले टू रिमूव पॉवर्टी। बिजनेस क्यों जरूरी है, पॉवर्टी रिमूव करने के लिए, गरीबी रिमूव करने के लिए, ठीक है। आपको जैसे पता है कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो उनका प्रॉपर यूज होना चाहिए, ठीक है। जब तक उनका प्रॉपर यूज नहीं होगा, हम लोग और गरीब पे गरीब होते जाएंगे। तो बिजनेस क्या करता है, वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, उनका बहुत प्रॉपर यूज करता है, राइट। उनको बहुत प्रॉपरली यूज करता है, जिससे कि एक न्यू प्रोडक्ट बन सके, और साथ में जो पॉवर्टी है उस पर रोक हो सके, राइट। देन कम्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जनरेट एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, सी एज यू नो, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, राइट। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, और हम काफ़ी जगह हम लोग देखते हैं कि ग्रेजुएट्स होते हैं लोग और जॉब नहीं मिल रही है। सो इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। बिजनेस इस प्रॉब्लम को इराडिकेट करता है, मतलब रिमूव करता है। किस तरह से रिमूव करता है, सी अगर हम कोई एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो उस बिजनेस को करने के लिए, रन करने के लिए, कोई फैक्ट्री सपोज हम अगर हम खोल लेते हैं, तो उसको रन करने के लिए हमें लेबर्स चाहिए जो एटलीस्ट वर्क कर सकें, वो प्रोडक्ट बना सकें, मशीन बना सकें, ठीक है। तो जो शायद कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, उतना वहाँ एम्प्लॉय हो सकते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें भाई एक इस पूरी टीम को लीड करने के लिए मैनेजर्स चाहिए, सो दे कैन बी ग्रेजुएट्स। फिर हमें क्या चाहिए, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए सेल्समैन, ठीक है, सेल्स की पूरी टीम चाहिए। देन हमें प्रमोशन के लिए मार्केटिंग की पूरी टीम चाहिए, फीडबैक लेने के लिए मार्केटिंग की पूरी टीम चाहिए। सो वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल, हमें बहुत सारे लोग चाहिए। तो जिन्हें हम, अगर हम कोई भी एक न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हम इतने सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, मैंने एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, वो अपने आप रिमूव हो जाती है, राइट। सो बिजनेस नीडेड है, क्यों, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी परचेजिंग पावर
को इम्प्रूव करता है बिजनेस। कैसे? देखिए, बिजनेस से बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज बनते हैं जो हमको कस्टमर्स को मिलते हैं। देयर आर मेनी इन नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस और जिनको हम यूज़ करते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है, हमारी एज वी परचेज देम हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाती है, हमारी परचेजिंग पावर इंप्रूव होती है जब हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं, और ना खाली वैरायटी ऑफ गुड्स बट उनको खरीदने की रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल होती है प्रॉपर। देन कम्स टू द ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है, देखो, बिजनेस, हम कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो हम अपना माल ना ही सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि बाहर जिन देशों को ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, वहाँ भी हम सेंड करते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंट्री को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो जो हम यहाँ नहीं बनाते हैं या यहाँ नहीं बना पा रहे हैं इन केस, क्योंकि हमारे पास उस तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक? तो हम वहाँ से बाहर से इम्पोर्ट करवा लेते हैं वो प्रोडक्ट या वो आइटम। और उसी तरह से अगर हम यहाँ कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बाहर की कंट्री नहीं वो बना पा रही है, तो उसको हम यहाँ से, जो कि हमारे पास सरप्लस अबंडेंट में वो चीज़ अवेलेबल है, हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो और बाहर वो चीज़ नहीं है तो हम उसको वहाँ बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, राइट? तो क्या होता है, इस इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के बिजनेस से, जो कि नेशंस के बीच में होता है, क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो जाता है। बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर लेता है, ऑफ कोर्स जो कंट्री का हमारा पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव करता है। ओके, देन द लास्ट पॉइंट, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ऑफ कोर्स बिजनेस इम्प्रूव करता है, क्योंकि बिजनेस हेल्प करता है हमारे उन इंस्टीट्यूशंस को जो शायद हमें पढ़ाने में हेल्प करते हैं, या उन हॉस्पिटल्स वगैरह को जो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। तो ये इन सब में बिजनेस अपना पूरा सहयोग देता है, राइट? तो ये नेसेसिटीज थी बिजनेस की, कि बिजनेस क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी एक्चुअली। Now the last thing that we are going to study for today's session is objectives of business. ठीक, आज लास्ट जो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वो है objectives of business। तो अब जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि बिजनेस के 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, और उनके अंदर जो जो पॉइंट्स आते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर ये चार्ट आप एग्जाम में बनाते हो तो इट विल रियली हेल्प यू, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि इस, और अगर इसी तरह से आप याद करते हुए ना तो भी बहुत हेल्प होगी आपको, क्योंकि ये मैंने बहुत शॉर्ट में स्पेसिफाई कर दिया है आपको, ठीक है? पर्टिकुलर हेडिंग्स के अंदर 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स और वो कौन कौन से हैं, ठीक है? उनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड हैं, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। और ये काफ़ी इंप्रेसिव चार्ट होगा अगर आप बना के आओगे अपने एग्जाम्स में। इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? है अर्निंग प्रॉफिट। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कई बार आपसे क्लियर किया है कि बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। सी, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर हम उससे कहें कि आप एक काम शुरू करो लेकिन आपको उसमें लॉस होगा, तो क्या वो काम शुरू करेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। जब तक आप उससे ये नहीं बोलो कि आप ये वाला काम शुरू करो और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट और इनकम अर्न होगी, जब तक आप उसे ये नहीं बोलोगे तब तक काम शुरू नहीं होगा, ठीक? सो प्रॉफिट तो बहुत ज़रूरी है। पहला, किसी को मोटिवेट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, अगर आपको बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है बट अगर आप उसको बाद में एक्सपैंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसी प्रॉफिट से जो आपने धीरे धीरे साल बाय साल जोड़ जोड़ के रखा है और अब वो एक ह्यूज अमाउंट हो गया है आपके पास, राइट? सो प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, ठीक? When talking about creating customers, see, business है ही कस्टमर्स से। हम क्यों प्रोडक्ट्स और गुड्स क्रिएट कर रहे हैं? कस्टमर्स को बेचने के लिए ही तो कर रहे हैं। जब तक कस्टमर ही उसे नहीं खरीदेंगे तो हमारा बिजनेस अल्टीमेटली फ्लॉप जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो कस्टमर्स तो हमारे लिए भगवान है, हमारे बिजनेस के लिए, राइट? तो कस्टमर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है? कस्टमर्स नहीं तो हमारा बिजनेस अल्टीमेटली लॉस में जाएगा। तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करने चाहिए जो एक्चुअली कस्टमर्स को चाहिए, जिससे उन्हें बेनिफिट हो, जिससे हमारे एक के बाद एक कस्टमर्स जुड़ते चले जाएं। एक कस्टमर को हम सामान बेचें, वो दूसरे 2 और को बताएं और हमारे कस्टमर्स बढ़ते चले जाएं। फिर अल्टीमेटली देखिए, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका माल बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, राइट? सो एवरी पॉइंट इज इंटर रिलेटेड। देन कमिंग ऑन टू इनोवेशंस। इनोवेशंस मतलब कोई भी न्यू चीज़ बनाना। न्यू चीज़ बनाना सा मतलब ये नहीं है कि हमारे बिजनेस को ऑब्जेक्टिव नई नई मशीन्स बनाना होना चाहिए। सिर्फ नई नई मशीन्स ही नहीं, बल्कि जो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी बना रहे हैं, ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ही अगर हम कोई चेंज कर दें ऐसा जो कस्टमर्स से और बेनिफिशियल हो कस्टमर्स को, वो भी एक इनोवेशन है। सपोज अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है, हम उसमें कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन करें कि कुछ ऐसा एलिमेंट लगाएं उसमें कि उसका प्राइस थोड़ा कम हो जाए,
और अब अगर 10 कस्टमर उसको पहले अफोर्ड कर पा रहे थे, अब और 50 अफोर्ड कर पाए, वो एक इनोवेशन है आपकी। अगर आपने उसमें कोई एक नया यूज़, कोई एक नया प्रोडक्ट में कोई एक नया यूज़ उसमें ऐड कर दिया कि अब तक तो आप इससे सिर्फ यही कर पा रहे थे, अब ये भी कर सकते हो, एक नया यूज़, तो क्या वो इनोवेशन के अंदर नहीं आता? वो भी एक इनोवेशन है, एक नया चीज़ जो आपने उसमें इन्वेंट करी, राइट? सो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के। अब डिस्कस करते हैं हम बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, यानी कि देखिए सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों होने चाहिए बिजनेस के लिए? सबसे पहली बात, सोशल रिलेटेड है वर्ड सोसाइटी से। बिजनेस आप रन कहाँ कर रहे हैं? सोसाइटी के बीच रह के, राइट? अगर आप सोसाइटी के लिए नहीं वर्क करोगे तो क्या आप बिजनेस वहाँ रहेगा, आपका रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सोसाइटी का तो वेलफेयर आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप सोसाइटी का ध्यान रखो। सोसाइटी के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं हो। तो सबसे पहला होता है क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस। क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस का मीनिंग ये है कि आप कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे फेयर प्राइस पे। ये नहीं मतलब होता है, मतलब जितना जस्टिफिएबल प्राइस उसका बनता है उतना ही लें। ये नहीं कि 10 रुपए का प्रोडक्ट हमने चोरी कर, जैसे जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए हमने 100 रुपए का बेच दिया। पहली बात, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे खरीदेगा और आपको लॉस ही होगा, राइट? और दूसरा, बिजनेस हमें इस तरह रन नहीं करना है, ठीक है? ये सही वे नहीं है। तो हमें क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को एट फेयर प्राइजेस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उनको देने के लिए, और हमारा माल बिक जाए तो 10 की चीज़ हम 8 रुपए में भी दे देंगे। अपना भी लॉस तो नहीं करना है ना, अपना भी लॉस नहीं करना है और कस्टमर का भी लॉस नहीं करना है, उसे भी नहीं लूटना है, ठीक है? देन टू टॉक अबाउट फेयर गुड्स एट फेयर प्राइजेस, इसमें एक और पॉइंट ऐड हो सकता है। देखिए आपने देखा होगा कि हमें फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं करने हैं। फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स एज इन हम कोई हमारे प्रोडक्ट, हम एडवर्टीजमेंट में वो काम कर दिखा दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो ये भी कर लेता है, जबकि एक्चुअल में वो नहीं करता है। हमें धोखाधड़ी नहीं करनी है, राइट? ये सब भी नहीं करना है। या हमें प्रोडक्ट्स को होल्ड करके भी नहीं रखना है कि हमने प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाए तो बहुत सारे हैं, हमारे पास हैं भी, पर हमने मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी कम दिखा दी कि प्रोडक्ट्स तो हैं ही नहीं और बहुत कम अवेलेबल हो रहे हैं। अब तो उनका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक तरह से। आपने देखा था लॉकडाउन में क्या हुआ था, कोरोना में क्या हुआ था? सबको लगा था कि अब जो हमारे ग्रॉसरी स्टोर्स से खाने पीने के जो ईटेबल आइटम्स हैं, एडिबल आइटम्स हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और अब उनकी सप्लाई नहीं होगी। प्राइजेस राइस, क्या हुआ था? प्राइजेस बढ़ गए थे। तो यही होता है, अगर हम मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की कमी पैदा करते हैं तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं। हमें ऐसे फेक काम नहीं करना, ठीक है? देन फेयर रिन्यूमरेशन। फेयर रिन्यूमरेशन से मतलब है, रिन्यूमरेशन का मतलब होता है सैलरी या वेज। सैलरी हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन अ मंथली बेसिस, वेज देते हैं हम डेली बेसिस पे। डेली काम उन्होंने किया और उनको हम उनका पैसा दे देते हैं, आज का इतना वाला। फेयर रिन्यूमरेशन का मतलब क्या है कि हमें जितना उनका काम, जितनी उनकी मेहनत, उतना उनको प्राइस देना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ काट लें, कम कर दें। देखो, एम्प्लॉय को काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आप उससे ऐसा करोगे कि 100 का काम करवाए और 80 का ही पैसा दोगे तो अगली बार से वो आएगा ही नहीं, या वो नई जॉब देख लेगा, ठीक है? तो हमें रिन्यूमरेशन जो हम उनको सैलरी या वेज दे रहे हैं वो बहुत ही फेयर होनी चाहिए, जस्टिस हो, जस्टिस के साथ हमें देनी है उन्हें, उनके साथ भी हमें जस्टिस करना है, धोखाधड़ी नहीं करनी है। देन कमिंग ऑन टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होना ही चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं लेबर्स के लिए, जो कि कम, आप कह सकते हो ज़्यादा नहीं एजुकेटेड हैं, या फिर उन पर्सनस के लिए जो ग्रेजुएट्स एंड पीजीज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, and they want a respectable job in the any field, तो हम उनको काम देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज एज यू नो इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, राइट? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हमेशा से अवेलेबल है। गवर्नमेंट सबको जॉब्स नहीं अवेलेबल करवा पा रही है, राइट? तो हमें आगे बढ़ के कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने से ज़्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं और ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस है इंडिया में उसको दूर कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कोशिश करें। नेक्स्ट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। देखिए, बिजनेस जब हमारा कोई भी स्टार्ट होता है तो हम अकेले उसमें पैसा लगाएं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ इन्वेस्टर्स भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं जिससे कि हम बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस खोल सकें, राइट? तो हमें उन इन्वेस्टर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। किस तरह ध्यान रखेंगे हम इन्वेस्टर्स का? उनका प्रॉपर, उनका इन्वेस्टर्स का आप किस तरह ध्यान रखोगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग का भी एक पार्ट उन इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। सेकंड, हमें अपनी बिजनेस की हेल्थ
क्या है हेल्थ एज इन, देखो ये बिजनेस इज नॉट अ पर्सन, तो हेल्थ से वो मतलब नहीं है, हेल्थ से मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारी बिजनेस किस स्टेज पे आज है, क्या उस लॉस पे है, क्या प्रॉफिट पे है, क्या न्यूट्रल पे है, उसकी फाइनेंशियल क्या स्टेटस है। इन्वेस्टर्स को हमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए, कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहिए कि हम उनसे कहें हमारा बिजनेस तो ऊंचाइयाँ छू रहा है, आप इसमें पैसा लगाओ और अल्टीमेटली सबका पैसा डूब जाए और सब लॉस में चले जाएं, आप ही का गला पकड़ेंगे फिर वो। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें उनको भी फेयर रिटर्न देना है, राइट। सो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे। अब बात करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की। ह्यूमंस कौन, बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में हम लेबर्स की बात कर रहे हैं। लेबर्स ही तो आपका बिजनेस चला रहे हैं, वही तो प्रोड्यूस करते हैं गुड, सो दे आर दी सोल ऑफ द कंपनी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं कंपनी के, राइट। उनको हम डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं कर सकते। उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, सबसे पहले है लेबर वेलफेयर, हमें लेबर का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही तो हमारी कंपनी के सोल है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स तो हमारे लेबर ही बनाते हैं ना हमारे लिए, और तो कोई बना नहीं रहा है, तो दैट्स राइट। तो हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए टाइम टू टाइम, इंडिविजुअल उनके टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज हमें करना चाहिए, राइट। आफ्टर दैट उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी सोशल सिक्योरिटी, इन सब फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने से क्या मतलब होता है, सी हमें न्यू जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि न्यू स्किल्स या न्यू एटीट्यूड्स उनमें डेवलप हो, उनमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए, ऑलराइट। सो किसी तरह से उनमें अगर हम डेवलपमेंट कर ले जाते हैं, उनको उनमें कुछ स्किल्स थी और अब आगे हम कुछ और डेवलप करवा ले जाते हैं, सो अब ऑफ कोर्स उनका डेवलपमेंट ही हो रहा है। एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से क्या मतलब है, कभी कभी हमें अपने लेबर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को भी चांस देना चाहिए कि जो हम एज अ ओनर और जो एज अ मैनेजमेंट हम जो भी कंपनी में डिसीजन ले रहे हैं उसमें वो भी कभी हिस्सेदारी ले सकते हैं, वो भी अपना सजेशन दे सकते हैं, कभी हम उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। हम उनको बता सकते हैं कि हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस ये सोच रहा है और आपकी क्या राय है, आप क्या सजेशंस देना चाहोगे इस मामले में, क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, और करें तो किस तरह से हम प्रोसीड करें। यू नेवर नो, कभी कभार आपको बहुत अच्छे सजेशंस मिल सकते हैं, राइट। और एम्प्लॉयज जो हमारे हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है आप पे, और एक ऐसा प्रूव होता है, ऐसा उन्हें लगता है कि हाँ हम कंपनी के लिए कुछ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है और मायने रखते हैं, राइट। उन्हें भी ऐसा फील होता है। तो अल्टीमेटली फिर उनको एक ये मोटिवेशनल फैक्टर की तरह ये चीज़ काम करती है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ऑलराइट। तो उन्हें भी कभी चांस देना चाहिए कि वो हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारा साथ दें और हमें कुछ सजेशंस दें, राइट, या कोई डिसीजन लेने में हेल्प करें। सो दीज वर अबाउट द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारे कंप्लीटली लेबर से रिलेटेड हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल रिलेटेड टू अवर नेशन। फर्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ये बिजनेस की नेसेसिटी में डिस्कस किया था। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमें उनका फुल यूज़ करना चाहिए, कुछ भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि कई रिसोर्सेज काफ़ी स्केर्स भी हैं, तो उनका अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा अल्टीमेटली वेस्टेज होगी, तो दे विल फिनिश अल्टीमेटली वन डे, राइट। तो हम लॉस में जाएंगे धीरे धीरे। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, बिजनेस हमें खाली उन एरियाज में नहीं खोलना चाहिए जो ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड हैं, बल्कि हम रूरल एरियाज की तरफ भी बिजनेस अपना ओपन कर सकते हैं, जिससे कि जो रूरल एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो जाए। अगर आप बिजनेस वहाँ ओपन करोगे तो क्या होगा, जनरली जो उस आसपास के एरिया हैं वही लोग आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप उस एरिया में बिजनेस डेवलप करते हो तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज तो आप जनरेट कर ही रहे हो, आपका बिजनेस वहाँ जाएगा तो क्या होगा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग फैसिलिटी वहाँ पहुँचेगी धीरे धीरे। वो आपको प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो ऑफकोर्स वो तो वहाँ बिकने शुरू हो ही जाएंगे, तो धीरे 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 करके प्रोडक्ट का ना डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हमें बैकवर्ड एरियाज का भी ध्यान रखना चाहिए डेवलपमेंट का, हम बिजनेस वहाँ सेटअप भी कर सकते हैं, सो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेशनल सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस से मतलब ये रिलायंस कंपनी से नहीं होता है, सेल्फ रिलायंस का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट, हमें खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि हम किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये देखो, आपको पता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, राइट। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है इंपोर्ट करवा लेते हैं, जो प्रोडक्ट्स बाहर किसी नेशन के बाहर नहीं है उन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं। बट हमारा फोकस इसमें ये मेन होना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना हम प्रोड्यूस करें, फिर उस प्रोडक्ट को हम बाहर भले ही बेचें, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। अगेन उससे हमें इनकम ही होगी, पर जितना से ज़्यादा हम खुद
खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, राइट। हम जितना इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, फिर हम सरप्लस प्रोड्यूस करके हम दूसरी कंट्रीज को ऑफ कोर्स वहाँ पे सेंड कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, राइट। तो हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, उतनी हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी और उतना ही हम इम्पोर्ट्स पे डिपेंड होना कम करेंगे। Alright, so this was all about this session. Here I have discussed with you about the meaning of business, उसकी objectives क्या है business के, उसकी characteristics क्या है, necessity क्यों है, business क्यों चाहिए हमें, ठीक है। और already मैंने आपके session के starting में कहा था कि हम इस business के session को 4 parts में divide करेंगे, 4 classes में divide करेंगे। So ये थी हमारी first class. I hope you liked it और आपको समझ में आया हो। So you can, अगर समझ में आया हो, you can please like my this video. You can like the video, right? You can also subscribe if you want. Okay, thank you.